राधे राधे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो गौ माता है वो सुख की देवी है, समृद्धि की साक्षात मूर्ति है, आरोग्यता प्रदान करने वाली है और हमें संस्कार प्रदाता है। जब तक हमने गाय गाय माता को अपना परिवार का एक अंग के रूप में स्वीकार किया, तब तक हमारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। धन के रूप में चाहे हम कमज़ोर रहे हों, लेकिन हम सुख शांति से रहते थे, समृद्धि से रहते थे, आरोग्यता का पालन करते थे, क्यों तब तक हमारे घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब से हमने गौ माता का साथ छोड़ा है, हमने गौ माता को अपने घर से निकाला है, तब से हमारे जीवन में एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती चली जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस विषय पर मैंने करीब 32 साल शोध किया, रिसर्च की, काफ़ी डाटा कलेक्शन किए। रिसर्च तो पंजाब से संबंधित है, लेकिन ये आप इसको समझेंगे तो आप गाय माता का महत्व को जान जाएंगे। पंजाब को सदियों से, पंजाब का जो भू क्षेत्र आज देखते हैं उसे वर्तमान पंजाब के रूप में स्वीकार करते हैं, वो तो छोटा सा क्षेत्र है। लेकिन बृहद पंजाब, जिसके अंतर्गत आज से 100 साल पहले पाकिस्तान का हिस्सा आता था, अफ़गानिस्तान का हिस्सा आता था और पंजाब की सीमाएं फरीदाबाद तक लगती थी, हिमाचल प्रदेश भी उसका एक अंग होता था। वहाँ के लोगों को आप देखेंगे, आज भी यदि आप अफ़गानिस्तान जाएं, पाकिस्तान के किसी विशेष भाग में जाएं, हरियाणा में देखें और पंजाब में, वहाँ जो पंजाबी पुरुष होता है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो हाइट है, वो करीब 6 फीट के आसपास होती है। और जो वहाँ स्त्रियाँ हैं उनकी हाइट भी 5.5 फीट से ज़्यादा रहती थी। इसलिए एक कहावत प्रचलित हो गई थी कि पंजाबी मुटियार, कि उसकी कद काठी इतनी अच्छी, इतनी सुदृढ़ होती थी, इसलिए वो खेतों में भी खूब काम करते थे, हर तरह से सक्षम होती थी। और फिर पंजाबी युवक, उसको तो गबरू के नाम से जाना जाता था। और आज भी आप देखेंगे, हरियाणा के युवकों को देखेंगे, आप अफ़गानिस्तान के युवकों को देखो, पुरुषों को देखो, उनकी जो एवरेज हाइट है 5+ है, 6+ है, और स्त्रियों की हाइट भी 5.5+ जाके है। पंजाब में भी ये हाइट होती थी। और ये जिस शोध का मैं विषय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद शोध एक मेडिकल कॉलेज से संबंधित रहा हूँ। वर्षों मैंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर शोध भी किया है, प्रैक्टिस भी की है। और जब से मैंने गौ विज्ञान का अध्ययन किया, मेरे मस्तिष्क में विचार आ गया कि आज का पंजाब तो बीमारी का घर है। पंजाब में जितने बीमार हैं उतने पूरे देश में कहीं बीमार नहीं है। पंजाब में आपको हर तरह का मरीज़ मिल जाएगा। डायबिटीज़ का मरीज़ भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है, हृदय रोग भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है, ब्लड प्रेशर के रोगी भी सबसे ज़्यादा पंजाब में हैं, चमड़ी से संबंधित रोगी भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है, कैंसर के रोगी भी सबसे ज़्यादा पंजाब में हैं। पंजाब में आज हर तरह की बीमारी है। स्त्रियों में से 90% स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनका मासिक चक्र अनियमित है, या फिर उनमें से अधिकांश स्त्रियों को 35-36 साल की उम्र के बाद ऑपरेशन करके अपना यूट्रस निकलवाना पड़ता है। पंजाब के युवकों में नपुंसकता की शिकायत, शुक्राणु की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। और इसी को लेकर मैंने ये शोध शुरू की थी कि पंजाब मुटियार को, पंजाब की जट को, या पंजाब के जो गबरू को, उसको तो उदाहरण के रूप में हम स्वीकार करते थे कि इतना स्वस्थ व्यक्ति, इतना पौरुषवान व्यक्ति तो कहीं हो ही नहीं सकता। फिर आज ऐसी स्थिति क्यों? तो फिर मैंने गऊ के साथ में इसको प्रयोग करके देखा, उसको बहुत गहराई में मैंने जाके देखा। अध्ययन की शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने 1932 के आसपास एक कमेटी बैठाई थी, क्योंकि अमृतसर में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शुरुआत लाहौर से हुई थी। लाहौर में 1942 के आसपास उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और 47 में उस कॉलेज को वहाँ से विस्थापित करके अमृतसर पंजाब लेके आया गया। अभी भी वो कॉलेज काम करता है। तो अंग्रेज़ों ने एक टीम बनाई, उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की कि पंजाबियों का खाना पीना तो कोई ज़्यादा होता नहीं, उनके यहाँ तो प्रोटीन का स्रोत मांसाहार होता था। पंजाब में मांसाहार 47 से पहले या 1950 से पहले इतनी मात्रा में नहीं होता था जितना कि अब होता है। अब तो पंजाब की बात क्यों करें, पूरे देश में मांसाहार और अंडे का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 47 से पहले पूरे देश में 50% से ज़्यादा आबादी ऐसी थी जो मांसाहार का सेवन नहीं करती थी, शाकाहार पर थी। आज पूरे भारत में करीब 90% जो आबादी है वो मांसाहार की तरफ आकर्षित हो गई है। उन परिवारों ने जिन्होंने पीढ़ियों तक कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, वो नियमित रूप से मांसाहार का सेवन करते हैं। अंडे का सेवन करना तो शाकाहारी हो गया है।
तो अंग्रेज़ों ने कहा कि पंजाबियों का आहार तो ऐसा है नहीं, वो रोटी खाते हैं, चावल भी यहाँ कम चलता है, अब चलने लगा है। तो रोटी खाते हैं, दलिया वगैरह खाते हैं, तो फल फूल भी इतने ज़्यादा नहीं चलते थे, सब्जियां भी ज़्यादा इतनी नहीं चलती थी, जो सहज मौसमी सब्जियां थी उनका प्रयोग होता था। तो दाल खाते थे, लेकिन दाल रोटी खाने से इतनी पुरस्ता, इतनी शारीरिक क्षमता कहाँ से आ सकती? तो उन्होंने अध्ययन बढ़ाया। अध्ययन 3 साल तक चलता रहा। उसका निष्कर्ष ये निकाला कि पंजाबी दूध दही का सेवन ज़्यादा प्रयोग करते। पंजाबियों की जो दैनिक जो भोजन की जो पद्धति है उसमें आज भी घी और दूध का बहुत महत्व है, दही का बहुत महत्व है। जो दूधी गांवों से दूध शहरों में बेचने के लिए आते हैं, वो भी जिनको दूध बेचते हैं उसे दही नियमित रूप से खाते हैं। दही के साथ में दूध का सेवन भी खूब होता है, भरपूर मात्रा में होता है। मक्खन भी खूब खाते हैं, घी भी खूब खाते हैं, और इसी के सहारे पंजाबी इतना स्वस्थ रहता था। मैंने बात की पंजाब बृहत की, आज भी इसीलिए उनकी कद काठी भी ज़्यादा होती थी, उनकी लंबाई चौड़ाई, स्वस्थ शरीर होता था, समृद्धशाली शरीर होता था, ताकतवर शरीर होता था। लेकिन अब पंजाब में हाइट कम होती चली जा रही है, हर तरह की शारीरिक क्षमता गिरावट आ रही है। अब उनमें ना तो उतनी रोग रखी शक्ति रही है, आरोग्यता की सीमा रही है, वो बीमार होते चले जा रहे हैं, उनकी हाइट घटती चली जा रही है। और आप देखेंगे पिछले 50 सालों में एवरेज पंजाबी हाइट करीब 3 से 3.5 इंच घटी है। स्त्रियों की हाइट में भी 3 से 3.5 इंच की गिरावट आई है। अब पंजाबी जो शारीरिक कद काठी है घट गई है। उसका एकमात्र कारण यह है कि आज भोजन की पद्धति तो वही है, प्रोटीन के रूप में मांसाहार का सेवन भी शुरू कर दिया है, अंडे का सेवन भी शुरू कर दिया है, लेकिन अपने मूल आहार जो उनका दूध दही का सेवन होता था उसमें विकृति आ गई है। क्योंकि 1960 के बाद से पंजाब में एक प्रचलन शुरू हुआ। 1960 से तो थोड़ी बहुत सीमा में हुआ, 1980 के बाद तो उसमें तीव्रता आ गई। तीव्रता ये आ गई कि 1980 से पहले शहरों में भी मैंने खुद अमृतसर की गलियों में देखा है, घर के बाहर गाय बंधी रहती थी, उनकी सेवा होती थी और दूध दही का सेवन होता था। लेकिन उस समय तक गाय जो थी देसी गाय थी। हमने देसी गाय को अपने खूंटे से उखाड़ बाहर निकाल दिया, उसकी जगह जर्सी गाय ले आए। और इसीलिए जो जर्सी गाय लेके आता था, मूछ तानते हुए दूसरे लोगों को बताता था, प्रेरित करता था कि 40 किलो दूध देती है, ये 30 किलो दूध देती है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जिस गाय को हम अपने खूंटे से बांध रहे हैं और जिसको अपने खूंटे से खोल के अपने घर से बाहर निकाल दिया, वो हमें स्वास्थ्य देती थी, हमें सुदृढ़ शरीर प्रदान करती थी, हमें रोगों से मुक्त रखती थी। लेकिन जब से हमने इस जर्सी गाय को अपने खूंटे से बांधा है, हमने विषपान का सेवन शुरू कर दिया, हमारे शरीर के अंदर खेती होने लगी, हम रोगों का शिकार होने लगे, और हमारे अंदर जो पौरुषता थी, जो रोग रक्षक शक्ति थी, वो हमारे शरीर से चली जाए। इसीलिए पंजाबी हाइट में पिछले 30 सालों में इतनी गिरावट आई है। इसका अध्ययन दूसरे लोग भी कर सकते हैं, दूसरे लोग इसकी प्रमाणिकता को स्वयं जांच सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारी जो गाय है, हमारी जो गौ माता है, वो अद्भुत शक्ति संपन्न है। इसके अंदर लक्ष्मी का वास है। यदि गौ माता प्रसन्न है तो हमें लक्ष्मी के लिए किसी के सामने हाथ तरसने की, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, कि कोई ना कोई जुगाड़ ऐसा निकल आएगा। वैसे तो गाय को स्वयं लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। गौधन, गाय को धन की संज्ञा दी गई है। रोग रक्षक शक्ति है उसके अंदर। दूध सेवन करते हैं तो शरीर का पूरी तरह विकास होता है, शरीर में बचपन से रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है। और जो बच्चे मक्खन का सेवन करके अपनी शिशु अवस्था में पलते हैं, वो जीवन भर स्वस्थ रहते हैं, उनकी हड्डी 100 साल तक पूरी तरह सक्षम रहती है, उसमें किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आती। आजकल को देखो, बच्चों के दांत 5-6 साल की उम्र के दौरान ही गिरने लगते हैं, वो कीड़े पड़ जाते हैं, कैविटी बन जाती हैं। कहाँ वहीं पंजाब की बात ना करूँ, पूरे देश की बात करूँ, लेकिन पंजाब के बच्चे अखरोट को तोड़ लेते थे, बादाम की गिरी को दांतों से चटका लेते थे, गन्ने का सेवन तो हम स्वयं करते थे। आज गन्ना चूसने की कितने सामर्थ्य है, आप समर करके देख लीजिए। आप कहीं से 5-10 रुपये का गन्ना लेके आइए, आप चूस नहीं सकते कि आपके या तो दांत हिलने लग जाएंगे या मस्सर छिल जाएंगे, खून आने लगेगा। आप बादाम तोड़ना या अखरोट को तोड़ने की बात तो भूल ही जाइए। गाय के अंदर तो और भी अद्भुत शक्तियाँ। मैंने सिंपल साधारण उपाय बताया कि यदि बचपन में आपने घी का सेवन अच्छा किया है, मक्खन का सेवन किया है, तो आपकी हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं जो 100 साल तक आपका साथ निभाती हैं। आज पंजाबी दांतों से भी पीड़ित है और अपने हड्डियों से भी पीड़ित है,
इसलिए पंजाबियों को आर्थराइटिस की सबसे ज़्यादा शिकायत है। पंजाबियों में एक और शिकायत शुरू हो गई है, शोल्डरों में दर्द रहना, शोल्डर जाम हो जाना। अब उनके शोल्डर काम नहीं करते। नहीं, यही पंजाबी था जो 100 किलो वजन अपने कंधे पर रख के मीलों चल लेता था। अब तो उसकी हालत बिगड़ने चली गई है। दूध दही के सेवन से हड्डियाँ ही मजबूत नहीं होती हैं, मक्खन के सेवन से तो बुद्धि भी तीव्र होती है। बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि हम किसी भी चीज़ को सहजता से कंठस्थ कर लेते हैं, और उसी के सहारे तो हमारे विद्यार्थियों ने गुरुकुल में अध्ययन करते करते इतने इतने विशाल बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। आज तो हमारे लिए कुछ चीज़ें याद करना मुश्किल है। आज तो हालत ये हो गई है कि हमें अपने घर के 5 मोबाइल नंबर भी याद करने हो तो उन नंबरों को याद करने की सामर्थ्य बन नहीं रही। लेकिन यही क्षमता हमारी आज से 30-35 साल पहले इतनी विस्तृत होती थी कि हम पूरी रामायण याद कर लेते थे। कई ऐसे विद्वान थे जिनको चारों जो पुराण थे, वेद थे, पूरी तरह कंठस्थ थे। पंजाब में तो गुरबाणी चलती है तो बहुत ऐसे आपको विद्वान मिल जाएंगे, ज्ञानी मिल जाएंगे जिनको पूरा ग्रंथ साहब पूरा स्मरण में है। इस स्मरण की क्षमता आती कहाँ से थी? वो आती गौ माता से। गौ माता के पास एक और अद्भुत सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य है कि हमें पौष्टिक भोजन प्रदान करना। गाय माता के गौमूत्र से, गोबर से खाद के रूप में जो फसलें उगती हैं वो हमें जीवटता देती हैं, हमें स्वस्थ शरीर प्रदान करती हैं, हमारे शरीर का पूरी तरह विकास करने में मदद करती हैं। हम सक्षम शरीर के मालिक बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो गाय माता के साथ में एक और प्राप्त होती है। गाय माता के पंचगव्य का सेवन करते हैं या गाय माता के सानिध्य में रहते हैं, हम संस्कारी होते हैं। हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। समाज के अंदर उपद्रवी नहीं होते, जैसे कि आज हमारी स्थिति होती चली जा रही है। आज तो समाज भटक रहा है, आज समाज विकृत हो रहा है, आज समाज में विकृतियों की शुरुआत हो रही है। कई तरह की विकृतियाँ आ रही हैं। मैं इनके बारे में पहले वीडियो में कुछ डिटेल्स आपको दे चुका हूँ। लेकिन गाय माता के सेवा से, गाय माता के सानिध्य से, आशीर्वाद से हम और हमारी संतानें संस्कार को हो सकती हैं। संस्कार बचेगा तो समाज बचेगा। अन्यथा आज ऐसी स्थितियाँ बनती चली जा रही हैं। एक माँ बाप प्रयास करते हैं, अपने बच्चे को सेटल करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको देश में सेटल करने का प्रयास करते हैं, मकान मिलकर बना के जाते हैं, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर उनको सहजता से उपलब्ध करा देते हैं, चाहे उन्होंने जीवन में उनका सुख ना भोगा हो। लेकिन संतानें सुख भोग रही हैं। संतान पैदा होते ही 30,000 का, 40,000 का मोबाइल लेकर दूध पीने की शुरुआत करती हैं, चाहे वो आज भी 2,000 का मोबाइल यूज़ कर रहे हों। लेकिन यही माँ बाप संतान के कुमार्ग पर चलने से, संस्कार विहीन होने से आने वाले समय में दुखी होंगे। वैसे आज भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मित्र मेरे संपर्क में हैं जिनकी संतानें भारत के किसी दूसरे राज्य में काम कर रही हैं, किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रही हैं या विदेश चली गई हैं, और वहाँ से उनका कोई संपर्क नहीं। कोई त्यौहार आए, किसी का जन्मदिन हो, देश में कुछ अलग हो, या परिवार में किसी की मंगल कार्य होता हो, जो विदेश चले गए उनको कोई स्मरण नहीं आता, उन्हें ना तो माँ बाप दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और भी शुरू हो रही है, ये भी गाय माता के साथ लिंक करती है कि आज के बच्चों को दादा दादी के बारे में कोई जानकारी नहीं। चाचा ताई का तो, बुआ का तो वैसे ही लिस्ट से नाम हट गया है। पहले ज़माने के तो आपने राशन कार्ड देखे होंगे, 15-15 परिवारों का घर, एक सदस्यों का परिवार होता था। अब तो परिवार में से 2 या 3 सदस्य रह गए, ज़्यादा से ज़्यादा 4। इसलिए बच्चों को ना तो दादा दादी के बारे में जानकारी है, उनको ये भी नहीं मालूम कि ना दादा दादी कुछ खाते पीते भी हैं, क्या कभी अस्वस्थ भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, उनको भी किसी की आवश्यकता है। उन्हें तो अपनी मम्मी या पापा से ज़्यादा कोई दिखाई नहीं देता। मम्मी यदि नौकरी करती है और जिस दिन घर छुट्टी लेके बैठ जाए, अपने सिर पर कपड़ा बांध ले, बीमार है, तो वो 10 बार पूछेगा। पापा यदि आज नौकरी ना गए तो भी पूछेगा, तो पता लगेगा मम्मी पापा बीमार हैं। लेकिन दादा दादी 70 साल की उम्र में कैसे अपने घर में रहते हैं, कौन को चाय देता है, पानी देता है, भोजन देता है, उसकी कोई आवश्यकता बच्चों को नहीं है। ना बच्चों को माँ बाप अपने दादा दादी से कोई लगाव है। ये संस्कार विहीन भी हमने गाय को तिरस्कृत करके, गाय को अपने परिवार से बाहर निकाल गए। लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि आज हर घर परिवार तो गाय नहीं पाल सकता, क्योंकि हम स्वयं ही अपने घर परिवार से दूर रह रहे हैं। मुंबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई नोएडा में रह रहा है, पुणे में, और गाय को कैसे पालेगा? गाय को अपने बेडरूम में थोड़ी रखेगा।
हमारे पास अपने ही छोटे छोटे बेडरूम है, हम बड़ा बेड ले आते हैं तो हमारे कमरे में समाता नहीं है। हम कुर्सी नहीं लगा सकते, सिर्फ पूरा कमरा बेड से भर जाता है, कोई चीज़ हम रख नहीं सकते। छतों की हाइटें घट रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसी आ रही हैं छत में फिक्स हो जाती हैं, हम जरा सा भी हिलें तो सिर टकरा जाए। तो ऐसी स्थिति में गाय पालने की तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हमारा संबंध हमारे पैतृक जीवन से नहीं जुड़ेगा, हम कामों से नहीं जुड़ेंगे या फिर गाय के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जीवन सुसंस्कृत नहीं हो सकता। ऐसा